हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बीएससी फर्स्ट ईयर ऑप्टिक्स के अंदर अपन लास्ट क्लास में न्यूटन्स रिंग पढ़ रहे थे और उस न्यूटन्स रिंग में अपन ने कंडीशन देखी किसकी, ब्राइट और डार्क फ्रिंज की। और उसके बाद अपन ने इसका डायमीटर ज्ञात किया किसका, ब्राइट फ्रिंज का और डार्क फ्रिंज का। आज की क्लास में अपन फ्रिंज विड्थ की बात करेंगे। फ्रिंज अंतराल, फ्रिंज अंतराल या फ्रिंज विड्थ अपन पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों। अब अपन न्यूटन्स रिंग के लिए फ्रिंज विड्थ की बात करेंगे। देखो यहाँ पर चूंकि फ्रिंज कैसी बनती हैं, बलय के रूप में बनती हैं, अतः इनको अपन क्या बोलते हैं, न्यूटन्स रिंग बोलती हैं। क्योंकि ये कैसी बलयाकार बनती हैं, अतः इससे पहले जो अपन ने एक्सपेरिमेंट पढ़े थे उनमें रेखिक फ्रिंजें बन रही थी और यहाँ फ्रिंजें कैसी बन रही हैं, संकेंद्रीय बलयों के रूप में। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, इनको न्यूटन्स रिंग या न्यूटन बलय बोलते हैं। तो यहाँ फ्रिंज अंतराल की बात करेंगे तो वही दो क्रमागत दीप्त या अदीप्त बलयों के मध्य की दूरी क्या कहलाएगी बच्चों, फ्रिंज अंतराल कहलाएगी। अब मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए जैसे क्रमागत थी तो वहाँ पर माना कि पर्दे पर यहाँ एन भी दीप्त बन रही है और यहाँ n-1 भी दीप्त बन रही है। तो इन दोनों के मध्य की ये वाली दूरी क्या कहलाएगी बच्चों, फ्रिंज अंतराल कहला रही थी, जो अपन ने फाइंड आउट की थी पहले। अब अपन बलयाकार की बात कर रहे हैं तो इसमें संकेंद्रीय इस प्रकार से बलय बन रही हैं। तो इसमें फ्रिंज अंतराल कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें ज्ञात करने के लिए देखिए जैसे ये है एन-वी दीप्त बलय, समझना ये एन-वी दीप्त बलय है और ये है n-1v, तो क्रमागत दीप्त बलय हुई। तो इस एन-वी की ये वाली रेडियस Rn और यहाँ तक की रेडियस Rn-1, तो वही क्रमागत बलयों के मध्य की दूरी ही क्या कहलाएगी, फ्रिंज अंतराल कहलाएगी। दीप्त के लिए निकालेंगे तो दो क्रमागत दीप्त बलयों के मध्य की दूरी फ्रिंज अंतराल, और अदीप्त के लिए निकालेंगे तो दो क्रमागत अदीप्त बलयों के मध्य की दूरी फ्रिंज अंतराल कहलाएगी। लेकिन दूरी ज्ञात कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ एन भी बन रही है और ये क्रमागत n-1 भी, या इससे आगे वाली लो तो n+1 भी। तो ये डिस्टेंस कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए अपन ने इसके केंद्र बिंदु O से यहाँ तक की दूरी रेडियस के बराबर होगी। तो n-1b के लिए रेडियस Rn-1 हो जाएगी, इसकी रेडियस n-1b की और nb की रेडियस, इन दोनों का डिफरेंस कैसे, Rn-1, ये किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, फ्रिंज विड्थ के बराबर हो जाएगी। ऐसे क्रमागत और ऐसे ही दीप्त और अदीप्त दोनों के लिए अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, फ्रिंज विड्थ का मान ज्ञात कर सकते हैं। फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन वही होगी जो पहले अपन ने पढ़ी थी। कौन सी, दो क्रमागत दीप्त बलयों के मध्य की दूरी या दो क्रमागत अदीप्त बलयों के मध्य की दूरी को अपन क्या कहेंगे, फ्रिंज अंतराल या फ्रिंज विड्थ कहते हैं। अब बच्चों यहाँ फ्रिंज अंतराल, जैसे यहाँ पर क्या होगा, मध्य की दूरी की वजह अपन क्या बोलेंगे, दो क्रमागत चमकीली या काली फ्रिंजों की त्रिज्याओं का अंतर, वलयाकार बन रही हैं तो दो क्रमागत चमकीली या काली या दीप्त या अदीप्त बलयों की त्रिज्याओं का अंतर क्या कहलाता, फ्रिंज अंतराल कहलाता। इट मीन्स दो क्रमागत दीप्त या अदीप्त बलयों की त्रिज्याओं का अंतर फ्रिंज अंतराल कहलाता है। फ्रिंज अंतराल कहलाता है। अब फ्रिंज अंतराल अपन ज्ञात करने के लिए अपन रेडियस का फॉर्मूला जानते हैं बच्चों। दीप्त के लिए और अदीप्त के लिए अपन ने डायमीटर ज्ञात किया, उससे पहले अपन ने क्या ज्ञात की थी, रेडियस ज्ञात की थी। तो इसके लिए फ्रिंज अंतराल बीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, Rn-1, या इसको अपन लिख सकते हैं बच्चों Rn+1 Rn। इस फ्रिंज विड्थ को बच्चों ओमेगा द्वारा भी दर्शाते हैं, W द्वारा और ओमेगा द्वारा भी डिनोट करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। फ्रिंज विड्थ को अपन ओमेगा या W द्वारा भी शो करते हैं और इसका मान क्या होगा, क्रमागत त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होगा। अब इसका मान मैं आपको ज्ञात करना बताऊं
जैसे बीटा बराबर आर एन माइनस 1। तो अपन बात करें काली फ्रिंज के लिए, माना कि दो क्रमागत बले एन वी और एन माइनस 1 भी हैं, और ये अपन ने कौन सी अदीप्त वलयों की बात कर रहे हैं। माना दो क्रमागत अदीप्त वलय एन वी तथा एन माइनस 1 भी हैं। अपन ने क्या मान ली बच्चों कि दो क्रमागत वलय, एक एन वी और एक एन माइनस 1 भी, चाहो तो आप इनको एन प्लस 1 भी और एन बी भी मान सकते हो। उस केस में अपन डिफरेंस करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए आर एन प्लस 1 माइनस आर एन ज्ञात करेंगे, वो भी क्रमागत वलयों का त्रिज्याओं का अंतर हुआ। और अपन ने मानी है एन वी और एन माइनस 1 वी, तो इस केस में बच्चों क्या होगा, फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू आर एन माइनस ऑफ आर एन माइनस 1, यही होगा। अब अपन ने अदीप्त वलय की रेडियस, इससे पिछली क्लास में अपन ने फाइंड आउट की थी। अदीप्त वलयों के लिए क्या होता है बच्चों, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, एन लैम्बडा। और बच्चों लंबवत आपतन के लिए कोण आई बराबर कोण आर बराबर क्या था, 0। अधिक वक्रता त्रिज्या के लिए थीटा इज इक्वल टू क्या था, 0। तो आर और थीटा दोनों 0, तो कॉस 0 1 बन गया था। फाइनली क्या आया था बच्चों, अपन ने इसका मान निकाला था 2 म्यू टी बराबर एन लैम्बडा पर टी का मान आर एन स्क्वायर अपॉन 2 लैम्बडा रखा। तो उस स्थिति में अपन ने इसका मान रखा बच्चों, तो आर एन स्क्वायर अपॉन 2 आर रखा टी का मान, तो अपन ने आर एन का मान ज्ञात किया, और वो आर एन का मान आपको याद होगा एन लैम्बडा आर अपॉन म्यू का वर्गमूल आया था। तो आर एन बराबर रूट ऑफ एन लैम्बडा आर अपॉन म्यू, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैंने, ये आपको लास्ट क्लास में ज्ञात करवा दिया था। अगला रेडियस ऑफ एन माइनस 1, तो इसके लिए क्या होगा, एन की जगह एन माइनस 1 कर देंगे, माइनस रूट ऑफ एन माइनस 1 लैम्बडा आर अपॉन म्यू। इसको अपन सॉल्व करेंगे बच्चों। यहाँ आप देख रहे हो इसमें लैम्बडा आर अपॉन म्यू का वर्गमूल दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन ले देंगे, तो रूट ऑफ लैम्बडा आर अपॉन म्यू क्या बचा बच्चों, यहाँ बचा रूट एन माइनस 1। ये बीटा बराबर अपना बच गया। अब यहाँ देखोगे बच्चों लैम्बडा, यहाँ लैम्बडा नियतांक होगा, आर नियतांक होगा, नियत होगा, और म्यू भी नियत होगी, तो इसका वर्गमूल भी क्या होगा, नियत। तो अपन इसको क्या मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं, माना रूट ऑफ लैम्बडा आर इक्वल टू म्यू। क्या मान लिया अपन ने, रूट ऑफ लैम्बडा आर अपॉन म्यू इक्वल टू के। क्यों माना के कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ लैम्बडा एक बनी प्रकाश के लिए तरंग दैर्घ्य कैसी होगी, नियत होगी। रेडियस ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या होगी बच्चों, ये भी कांस्टेंट होगी, नियत होगी। म्यू अपवर्तनांक का मान भी नियत होगा। इनको अपन कैलकुलेट करेंगे, लैम्बडा आर अपॉन म्यू कांस्टेंट ही प्राप्त होगा, उसका वर्गमूल निकालेंगे वो भी कांस्टेंट होगा, तो इसको अपन ने कांस्टेंट के इक्वल टू मान लिया है। तो इस स्थिति में फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल टू क्या बनेगी, के इंटू रूट ऑफ एन माइनस रूट ऑफ एन माइनस 1। ये अपना किसका फॉर्मूला आ गया बच्चों, फ्रिंज विड्थ का फाइनल फॉर्मूला आ गया, बीटा इक्वल टू रूट ऑफ एन माइनस 1। और कौन सी वलयों की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ ये फॉर्मूला आया अपना अदीप्त वलयों के लिए, यानी काली वलयों के लिए, डार्क रिंग्स के लिए अपन ने ये फॉर्मूला प्रोड्यूस किया है। अब इसमें जैसे अपन क्रमागत वलय लें, दूसरी, पहली और दूसरी, तो माना n माइनस 1 बराबर, या n बराबर ले लिया अपन ने 2, तो n माइनस 1 बराबर क्या होगा, 1। तो इस स्थिति में अपन इसका मान निकालेंगे, तो बीटा इक्वल टू क्या आएगा, k रूट 2 माइनस रूट 2 माइनस 1, यानी रूट 1 का वर्गमूल क्या आएगा, अरे 1 का वर्गमूल क्या होता है 1, और रूट 2 का 1.412, तो ये वैल्यू रखेंगे अपन, तो बीटा इक्वल टू इससे मान आ जाएगा इसका के मल्टीपल के रूप में।
भाई रूट 1 का वर्गमूल 1 आ गया, रूट 2 का आप मान जानते हो, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये के मल्टीपल के रूप में आ जाएगा। ऐसे ही आप क्रमागत बल है तीसरी चौथी मान सकते हो, पहली दूसरी क्रमागत है, तीसरी चौथी, दूसरी तीसरी, चौथी पांचवी, इन सब के लिए अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, फ्रिंज विड्थ या फ्रिंज अंतराल का मान ज्ञात कर सकते हैं। फ्रिंज अंतराल का मान अदीप्त वलयों के लिए ज्ञात किया है, ऐसे ही अपन किसके लिए ज्ञात कर सकते हैं, दीप्त वलयों के लिए भी फ्रिंज अंतराल का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसमें एक बात और आएगी बच्चों, जैसे इसमें रूट 2 का मान 1.414 के समथिंग आता है, तो k इंटू 1.414 माइनस 1 आएगा, यानी ये आया 0.41 के लगभग। ठीक है, अगला निकालें अपन बच्चों, जैसे n बराबर अपन ने ले लिया 3, तो n माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा 2। इस स्थिति में k इंटू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, तो बीटा बराबर क्या होगा, तीसरी और दूसरी के लिए निकाल रहे हैं अपन, बीटा बराबर k इंटू रूट 3 माइनस रूट 2, तो रूट 3 माइनस रूट 2 को अपन सॉल्व करेंगे तो 1.71 के समथिंग आएगा, और इसका 1.414 के समथिंग, वो अपन कैलकुलेट करेंगे तो 0.31 के समथिंग बचेगा शायद। तो इसको मैं सीधा क्या लिख सकता हूँ, 0.31, सीधा लिख दो 0.31 के। ऐसे अपन ले n बराबर 4 और n माइनस 1 बराबर 3, तो इस स्थिति में देखना बीटा बराबर रूट 4 के इंटू रूट 4 माइनस रूट 3। बच्चों रूट 4 का मान 2 हो गया और रूट 3 का मान कितना हो गया, 1.73 के बराबर, कुछ 1.73 के समथिंग आएगा। तो अपन इसको इसमें से घटाएंगे 2 में से, तो कितना 0.27 के समथिंग बचे गए, 0.27 के लगभग। अब इससे आप क्या निष्कर्ष, मैंने क्यों निकलवाए, पहला आ रहा था 0.41 के पहली और दूसरी के लिए, दूसरी और तीसरी के लिए आ रहा था बच्चों 0.31 के, और तीसरी और चौथी के लिए 0.27 के। मतलब देखो n बराबर 0, n लैम्बडा जब 2 म्यूटी का मान n लैम्बडा के बराबर होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, अदीप्त का प्रतिबंध होगा। तो n बराबर 0 के लिए क्या बनेगा, ये केंद्रीय फ्रिंज अदीप्त बनेगी। ये मैं काली दिखा रहा हूँ इसको, अदीप्त को। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद ये पहली वलय बन गई। ठीक है, अब दूसरी वलय के लिए क्या होगा, दोनों का अंतराल पहली और दूसरी के लिए कितना है, 0.41 के। तो ये काली दूसरी बन गई, पहली और ये पहली और ये पहली और दूसरी, ये दोनों का अपन ने अंतराल ज्ञात कर लिया। दूसरी और तीसरी के लिए कितना है, 0.31 के, ये इसकी तुलना में कम है तो इसको थोड़ा नजदीक बनाओ। ठीक है, और इसकी तुलना में तीसरी और चौथी का और कम है, उसको थोड़ा और नजदीक बनाओ। यानी फ्रिंज अंतराल का मान जैसे जैसे अपन n का मान बढ़ाते जाएंगे कम होता जाएगा, इसलिए मैंने ये मान आपको ज्ञात करवाए हैं। तो इससे क्या रिजल्ट निकला बच्चों, कि जैसे जैसे अपन n का मान बढ़ाएंगे, संख्याओं का मान बढ़ाएंगे, तो फ्रिंज अंतराल का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और फ्रिंज अंतराल का मान बच्चों कम होता जाएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो वलय हैं वो एक दूसरे के कैसी बनती जाएंगी, निकट बनती जाएंगी, और इस प्रकार से अपन फ्रिंज अंतराल का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अपना हुआ न्यूटन्स रिंग के अंदर फ्रिंज विड्थ का मान ज्ञात करना। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों, न्यूटन्स रिंग में पारगमित किरणों के द्वारा व्यतिकरण। यह भी अब तक अपन ने क्या पढ़ा, परावर्तन के द्वारा, परावर्तित किरणों के द्वारा पढ़ा। भाई इससे अपन ने इधर परावर्तित किरणों के ही द्वारा पढ़ रहे थे, अब अपन पढ़ेंगे पारगमित किरणों के द्वारा व्यतिकरण। न्यूटन्स रिंग में क्या पढ़ने वाले हैं, पारगमित प्रकाश से न्यूटन बल कह सकते हैं। पारगमित प्रकाश से
न्यूटन बल। देखो बच्चों, पारगमित प्रकाश से न्यूटन बल प्राप्त करें, यानी अपन यहाँ बात कर रहे हैं, पहले अपन ने पढ़ा था परावर्तित प्रकाश से, अब दूसरी केस के बारे में पढ़ेंगे अपन न्यूटन रिंग के पारगमित प्रकाश से। जैसे ये एस कोई प्रकाश किरण है, ये क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर ये प्लेट पी है, कांच की प्लेट पी, इस पर कोई समतल उत्तल लेंस एल इसके ऊपर रखा हुआ है, और ये समतल उत्तल लेंस एल बिंदु ओ पर क्या कर रहा है, इस प्लेट को स्पर्श कर रहा है। बिंदु ओ पर ये समतल उत्तल लेंस प्लेट पी को स्पर्श कर रहा है, यानी यहाँ पर ये बिंदु ओ क्या है, फान बिंदु है। इस स्थिति में बच्चों आप देख रहे हो यहाँ से एस कोई प्रकाश किरण है, और ये ओ बिंदु क्या है आपका, ओ बिंदु है फान बिंदु। तो प्रकाश किरण एस ए ये फनाकार फिल्म बन जाएगी वायु की। इस फनाकार फिल्म के ऊपरी पृष्ठ के बिंदु ए पर आपतित हो रही है, ये वाला बिंदु है ए। ये एस ए प्रकाश किरण बिंदु ए पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। ए से इसका भाग क्या होगा, कुछ भाग बच्चों अंदर की ओर अपवर्तित होगा और कुछ इधर परावर्तित हो जाएगा। परावर्तित वाला केस अपन पढ़ चुके हैं। बिंदु बी से इसका कुछ भाग इस दिशा में परावर्तित होगा, कुछ भाग पारगमित हो जाएगा T1 के रूप में। बिंदु ई पर कुछ भाग इधर परावर्तित होगा और कुछ इधर अपवर्तित हो जाएगा। वी डैश से पुनः कुछ भाग इसका इधर पारगमित हो जाएगा। और अब अपन बात कर रहे हैं बच्चों, जो VT1 निचले पृष्ठ से VT1 और V डैश T2 जो किरणें पारगमित हो रही हैं, इन किरणों के अध्यारोपण से व्यतिकरण का अपन अध्ययन करने वाले हैं। कौन से, BT1 व V डैश T2, ये कैसी किरणें हैं, पारगमित किरणों के अध्यारोपण। बच्चों ये पारगमित किरणें हैं, इनको अपन एक लेंस की सहायता से एक दूसरे पर अध्यारोपित कराएंगे। चूंकि ये एक ही प्रकाश किरण से उत्पन्न हो रही हैं, अतः कैसी होंगी, कोहेरेंट होंगी, कला संबद्ध होंगी। जब ये कला संबद्ध होंगी और एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगी तो क्या बनाएंगी, व्यतिकरण प्रतिरूप बनाएंगी। तो इन किरणों के अध्यारोपण से उत्पन्न व्यतिकरण प्रतिरूप का अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो इसका अध्ययन करने के लिए बच्चों अपन क्या कर रहे हैं, अपन इसमें देख रहे हैं कि कोई प्रकाश किरण एस ए समतलोत्तल लेंस एल तथा प्लेट पी के मध्य फनाकार फिल्म ए पर लंबवत आपतित होती है, और इसका कुछ भाग ए बी दिशा में क्या हो जाता है, कुछ भाग ए बी दिशा में अपवर्तित हो जाता है और शेष इधर जाएगा, उसका अध्ययन नहीं कर रहे। फिर कुछ भाग इधर परावर्तित बी ई दिशा में, फिर ई वी डैश दिशा में, और वी से कुछ वी डैश T2 दिशा में, बी डैश से बी डैश T2 दिशा में पारगमित ये हो जाता है। यहाँ आप देखोगे बच्चों कि आयाम विभाजन के द्वारा क्या हो रहा है, BT1 और बी डैश T2 किरणें कला संबद्ध किरणें प्राप्त हो रही हैं। चूंकि किरण बी डैश T2 सघन माध्यम में बिंदु B तथा E पर 2 बार परावर्तित होती है। चूंकि किरण ये V एक तो जो एस ए से आई, तो एक तो VT1 और दूसरी बी डैश T2 की बात करें तो ये यहाँ से आएगी। तो बच्चों ये सघन माध्यम से परावर्तन इनका कितनी बार हो रहा है, देखना एक बार तो हो रहा है सघन माध्यम, ये नीचे वाला है और इस दिशा में। अब समझना, ये लॉजिकली समझने की बात है। एक बार तो ये परावर्तन हुआ इस दिशा में, ये वाला सघन माध्यम से हो रहा है, बिरल की सघन माध्यम नीचे सघन है इधर। दूसरा देखें तो बच्चों ये वाला ऊपर भी सघन है, तो ये भी सघन से परावर्तन ई से हो रहा है, यानी सघन बिंदु V तथा बिंदु E से
सघन माध्यम से परावर्तन हो रहा है। और बच्चों बिंदु V और बिंदु E से सघन माध्यम से परावर्तन हो रहा है। तो सघन माध्यम से जब परावर्तन होता है तो स्टोक्स के नियम अनुसार एक्स्ट्रा λ/2 पाथ डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ λ/2 दो बार एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। इधर ये वाला इधर हो रहा है, दूसरा इधर, एक यूं जा रहा है तो दूसरा यूं आ रहा है। एक को प्लस लेंगे तो दूसरे को अपन क्या लेंगे, माइनस लेंगे। अतः यहाँ पर स्टोक्स के नियम से बिंदु V तथा E पर दो बार क्या होगा, λ/2 एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस उत्पन्न होगा, प्रोड्यूस होगा, लेकिन क्या होगा, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट होगा। अतः प्रभावी पथांतर क्या आएगा देखना, डेल इक्वल टू 2μt cos r प्लस थीटा को 1 मान रहा हूं मैं, r0 θ0 के लिए, माइनस λ/2। कब मानते थे, परावर्तित किरणों में, क्योंकि परावर्तित में केवल एक बार ही सघन से विरल में परावर्तन होता था, इसलिए λ/2 अतिरिक्त। अब यहाँ ये वाला परावर्तित किरणों वाला तो हुआ ही है, साथ में ये अपोजिट डायरेक्शन में एक बार और हुआ है, तो इसके लिए अपोजिट के लिए प्लस λ/2 और अतिरिक्त उत्पन्न हो गया। इक्वल टू क्या कर दें अपन, ये तो अपना क्या आ गया, प्रभावी पथांतर 2μt माइनस λ/2 प्लस λ/2 अपन का क्या आ गया बच्चों, प्रभावी पथांतर आ गया। अब ये प्रभावी पथांतर अपन ने निकाल लिया, और ये कब आया है, जब cos r प्लस थीटा बराबर क्या माना है अपन ने, 1। और ये कब माना है अपन ने, जबकि आपतन कैसा हो, प्रकाश का आपतन लंबवत हो। जबकि प्रकाश का आपतन कैसा हो बच्चों, लंबवत हो। और यहाँ प्रकाश का आपतन कैसा है, लंबवत ही है। अपन ने पहले ही कहा है कि प्रकाश किरण लंबवत आपतित हो रही है, तो लंबवत आपतन के लिए कोण I बराबर कोण R बराबर 0 हो गया। और अधिक वक्रता त्रिज्या के लेंस के लिए फान कोण थीटा टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये जब दोनों 0 होंगे तो cos 0 बराबर 1 हो जाएगा। और इस स्थिति में प्रभावी पथांतर क्या होगा, डेल बराबर 2μt माइनस λ/2 प्लस λ/2, यानी डेल बराबर 2μt। क्या आ गया इसमें, ये आ गया पारगमित किरणों के लिए प्रभावी पाथ डिफरेंस का मान या प्रभावी पथांतर का मान आ गया। यहाँ बिंदु A पर फिल्म की मोटाई मान ली अपन ने कितनी, t मान ली। माना बिंदु A पर फिल्म की मोटाई कितनी है, t है। माना क्या मान रहा हूं मैं, अब बिंदु A पर फिल्म की मोटाई स्मॉल t है। अतः मोटाई का मतलब क्या है बच्चों, AB, ये वाली कितनी है, AB बराबर, अतः AB बराबर स्मॉल t। अपन ने क्या मान लिया, माना फिल्म की मोटाई बिंदु A पर कितनी है, स्मॉल t के बराबर है। अतः अपन कह सकते हैं AB बराबर स्मॉल t। अतः ये बच्चों t बराबर अपन यहाँ मान रखें, तो t बराबर अपन जानते हैं क्या होता है, Rn²/2r। चूंकि t बराबर अपन ने पढ़ लिया Rn²/2r, इसको अपन ने समीकरण 1 दे लेना। अतः इसको दे लेना 2, 1 व 2 से क्या लिख सकते हो आप, 2μ Rn²/2r, या प्रभावी पथांतर डेल बराबर 2μ Rn²/2r। ये कैंसिल हो गया, यानी μ Rn²/r, यानी प्रभावी पथांतर का मान क्या आ गया बच्चों, डेल बराबर μ Rn²
अपॉन आर आ गया। अब यदि यहाँ पर एन वी वलय का व्यास डी एन हो तो आर एन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? यदि एन वी वलय का व्यास डी एन हो तो आर एन बराबर, इसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अब टी को आर एन के रूप में लाए और आर एन को डी एन के रूप में ला रहे हैं, बस व्यास के रूप में ला रहे हैं। यदि एन वी वलय का व्यास डी एन हो तो बच्चों आर एन बराबर क्या हो जाएगा? आर एन बराबर डी एन बाई 2। वहाँ पे आर एन की जगह डी एन रखेंगे तो क्या आएगा देखना आप, डेल बराबर प्रभावी पथांतर डेल बराबर आर एन की जगह डी एन स्क्वायर अपॉन 2 का मतलब 2 का स्क्वायर कर देंगे अपन तो 4 आ जाएगा। यानी ये क्या आएगा बच्चों, आप देख रहे हो यहाँ पर म्यू और आर एन की जगह डी एन बाई, आर एन बराबर अपन ने क्या डी एन बाई 2 होगा तो इसका मान रखेंगे तो क्या होगा देखना, डी एन स्क्वायर बाई 4r, यही आएगा। ये क्या आ गया, इसका मान किसके रूप में आ गया बच्चों? ये मान अपन ने ज्ञात कर लिया है किसके रूप में? प्रभावी पथांतर का मान व्यास के रूप में। तो इस प्रकार से बच्चों अपन ने पाथ डिफरेंस का मान व्यास के रूप में ज्ञात कर लिया है। अब अपन जानते हैं कि जब पथांतर का मान लैम्ब्डा का पूर्ण गुणज होता है तो दीप्त वलय बनती है और बनती है। अब यहाँ माइनस लैम्ब्डा बाई 2 प्लस लैम्ब्डा बाई 2 तो पहले ही जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस उत्पन्न हुआ वो तो क्या क्रॉस आउट हो चुका है, ये बचा फाइनली अपना 2 म्यू टी के बराबर, वो अपन ने सॉल्व किया तो ये आया अपना। तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं? इससे अपन विनाशी व्यतिकरण और संपोषी व्यतिकरण के प्रतिबंध ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे संपोषी व्यतिकरण की बात करें मतलब दीप्त वलयों के लिए, दीप्त वलयों के लिए बच्चों पथांतर क्या होता है? लैम्ब्डा का पूर्ण गुणज यानी म्यू डी एन स्क्वायर अपॉन 4r इक्वल टू क्या होना चाहिए? एन लैम्ब्डा, यानी म्यू डी एन स्क्वायर अपॉन 4r जो पाथ डिफरेंस आया अपना, ये किसके बराबर होना चाहिए? एन लैम्ब्डा के बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो इससे अपन ने इसको आर एन का मान डी एन का मान ज्ञात करें या तो म्यू डी एन स्क्वायर अपॉन 4r, तो इससे डी एन स्क्वायर बराबर क्या गया 4r एन लैम्ब्डा या 4n लैम्ब्डा आर, ये आ गया बच्चों अपॉन म्यू। तो इससे dn बराबर क्या आ गया बच्चों? इससे dn बराबर आ गया अंडर रूट ऑफ 4n लैम्ब्डा आर अपॉन म्यू। ये दीप्त वलयों का क्या आ गया? व्यास आ गया। या इस स्थिति में क्या होगा? दीप्त वलय बनेंगी जब ये किसके बराबर होगा? एन लैम्ब्डा के बराबर। और इससे मैंने साथ ही क्या निकाल लिया? इसका व्यास भी अपन ने ये फाइंड आउट कर लिया, ज्ञात कर लिया है। और बच्चों इससे अपन चाहें तो इसका क्या निकालें अपन? रेडियस निकालें। इसकी रेडियस निकालें तो रेडियस कितनी होगी बच्चों? इसकी रेडियस होगी इसकी आर एन का मान निकालें तो आर एन का मान क्या होगा? डी एन बाई 2। तो आर एन बराबर आप चाहो तो डी एन बाई 2 होगा, बट 2 यहाँ लगाओगे तो अंदर जाएगा 4 कैंसिल हो जाएगा, एन लैम्ब्डा आर अपॉन म्यू बचेगा। आर एन बराबर डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं अंडर रूट ऑफ एन लैम्ब्डा आर अपॉन म्यू। कैसे? रेडियस मतलब डी एन बाई 2 को यहाँ भेजोगे अंदर तो अंडर रूट के अंदर 4 जाएगा, 4 से 4 कैंसिल। तो ये क्या बच गया आपका? ये आ गया आपका संपोषी व्यतिकरण के लिए त्रिज्या और व्यास का मान। ऐसे ही अब अपन देखें विनाशी व्यतिकरण के लिए। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या होगा बच्चों? देखना और विनाशी व्यतिकरण मतलब अदीप्त वलयों की बात कर रहे हैं अपन।
और अदीप्त वलय के लिए पथांतर क्या होना चाहिए, λ/2 का विषम गुणज, यानी म्यू dn स्क्वायर अपॉन 4r इक्वल टू 2n प्लस 1 λ/2, यही होना चाहिए। λ/2 का विषम गुणज, प्लस माइनस करना चाहो तो इसे प्लस माइनस कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इससे dn बराबर क्या होगा बच्चों, dn स्क्वायर बराबर 2n प्लस माइनस 1, 4r को इधर गुना कर रहा हूं मैं, 2 से 2 क्रॉस आउट हो जाएगा, 4 2 बार, तो 2 लैम्बडा, यानी 2 को आगे लिख दूं मैं, 2 इंटू 2n प्लस 1 लैम्बडा r अपॉन म्यू, यही बचेगा। dn बराबर, r को इधर गुना कर दिया मैंने, म्यू को इधर भाग दे दिया, तो dn स्क्वायर बराबर, और dn बराबर क्या बचेगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2n प्लस 1 लैम्बडा r अपॉन म्यू। ये किसका मान आ गया बच्चों, dn का मान, यानी nb दीप्त वलय का, या अदीप्त वलय का व्यास, nb अदीप्त वलय का व्यास क्या आया बच्चों, 2 इंटू 2n प्लस 1 लैम्बडा r अपॉन म्यू। दोनों ही केसों में यदि अपवर्तनांक 1 हो तो म्यू बराबर 1 कर दोगे। इससे आप चाहो तो रेडियस का मान भी ज्ञात कर सकते हो, rn बराबर dn/2, अंदर 2 भेजोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। कैसे, rn बराबर dn/2, यानी बटे 2 करेंगे अपन तो 1/2 अंडर रूट के अंदर जाएगा तो 4 जाएगा, 2 इंटू 2n प्लस 1 लैम्बडा r अपॉन 4 म्यू होगा। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, मैं सीधा ये लिख दूं, तो ये आएगा क्या, ये आएगी अदीप्त वलय की त्रिज्या। इस प्रकार से अपन ने इस क्लास में दीप्त और अदीप्त वलयों की त्रिज्या पारगमित किरणों के लिए देखी, और साथ ही अपन ने देखा कि दीप्त वलय कब बनेगी, उसका प्रतिबंध, और अदीप्त वलय का प्रतिबंध। ये अपन ने पारगमित प्रकाश में न्यूटन वलय का अध्ययन किया। इसके बाद अगला टॉपिक अपन बच्चों नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।